नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ शुरू की है, जिसका यह नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ के हमने 15 से 16 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेस में जाकर उनको भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तथा एनसीईआरटी हिस्ट्री एवं उत्तराखंड में गोरखा शासन की वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा। उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, मगर आखिर में ये मुसाफिर तू मेहनत के दम पर जीत जाएगा। मेहनत के दम पर जीत जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीजन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। और दोस्तों, शरीर में जब एंटीजन का प्रवेश होता है तो उसके विरोध में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी द्वारा विकसित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी फीता कृमि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। और दोस्तों, इस विषाणु का नाम है H1N1। यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? ऑप्शन ए गैमेक्सिन, ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन सी BHC, ऑप्शन डी DMC। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DDT, जो कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है। यह एक अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। और दोस्तों, ये प्रदूषक विकिरण, ऑक्सीकरण तथा जैविक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा टूटते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी लकड़ी का बुरादा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोल जनित आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है, जो आग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। इसलिए दोस्तों, पेट्रोल पंप पर बाल्टियों में रेत भरकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी काइनेटिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फल पकाने का हार्मोन इथाइलिन है। और दोस्तों, पौधों में यह जड़ों, पत्तियों, फूल, फल एवं बीजों में बनता है। अगला प्रश्न है, पारसे का मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी तापक्रम का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसेक दूरी का मात्रक हो जाएगा। दोस्तों, पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है और यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। और दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.8 × 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? ऑप्शन ए एबेकस, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर था और जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है? ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी पैकेट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। और दोस्तों, एक मोडेम हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर माइक्रो, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता, अति शक्तिशाली तथा उच्च विचार वाले कंप्यूटर हैं और इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी DBMS, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी DBMS। दोस्तों कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के निर्माण तथा रखरखाव के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द संबंधित है? ऑप्शन ए DVD, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी माउस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेंटियम शब्द माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्रेसर सभी उपस्थित सूचनाओं पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर छोटी फाइल बना देता है और दोस्तों जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र व शीघ्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, ALU का तात्पर्य है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन बी ऑल लॉन्गर यूनिट्स, ऑप्शन सी अराउंड लॉजिकल यूनिट्स, ऑप्शन डी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी वीडियो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वीडियो एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। दोस्तों मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए जैरे, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी नाइजर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैरे, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं और दोस्तों यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और दोस्तों जैरे विश्व की सबसे गहरी नदी भी है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, ऑप्शन सी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा। पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर और लास्ट में आएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 जिलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिनलैंड को हजारों झील की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है और वहीं दोस्तों भारत और चीन के बीच है 3380 किलोमीटर और वहीं पाकिस्तान के साथ है लगभग 3323 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निम्नलिखित राज्यों में से
मिजोरम की साक्षरता दर सर्वाधिक है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है और इसके बाद मिजोरम का स्थान है। और दोस्तों मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी दूनागिरी, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है। और दोस्तों कामेट, दूनागिरी चमोली में स्थित है और बंदरपूंछ उत्तरकाशी में स्थित है। और वहीं दोस्तों नंगा पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन कोची, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में समुद्र तल की माप मुंबई तट के आधार पर की जाती है। पहले इसकी माप कराची से की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? ऑप्शन ए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ऑप्शन डी गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। दोस्तों गंगा नदी की उत्पत्ति देवप्रयाग से मानी जाती है और वहीं दोस्तों गोमुख गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए हरियाणा 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी मिजोरम 25 जून 1986, ऑप्शन सी तेलंगाना 15 अगस्त 2014, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और दोस्तों मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में दाल सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1999, ऑप्शन बी वर्ष 2000, ऑप्शन सी वर्ष 2001, ऑप्शन डी वर्ष 2002। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। और दोस्तों भारतीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वहीं दोस्तों भारत विश्व का पहला देश जिसने परिवार नियोजन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ली, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी रेवेनस्टीन, ऑप्शन डी जेलेंस्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेलेंस्की ने पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया था। और दोस्तों जेलेंस्की ने पलायन के सकारात्मक तथा नकारात्मक कारकों का वर्णन किया था। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ को अगर आप लोग स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कोयक जनजाति केरल, ऑप्शन डी टोडा जनजाति तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयक जनजाति केरल में नहीं पाई जाती है।
जबकि थारू उत्तर प्रदेश में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। और दोस्तों कोयन जनजाति नागा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है और इसके बाद पुदुचेरी का स्थान आता है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, ऑप्शन बी बेहतर आवास क्षेत्र, ऑप्शन सी बेहतर सामाजिक सुविधा वाला क्षेत्र, ऑप्शन डी नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नित्य प्रति आवाजाही क्षेत्र। दोस्तों नगर का हृदय उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां से सर्वाधिक आबादी की आवाजाही होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए RL सिंह, ऑप्शन बी GS गोसल, ऑप्शन सी अशोक मित्रा, ऑप्शन डी AB मुखर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक मित्रा ने भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था। उन्होंने शहरों का वर्गीकरण आर्थिक गतिविधियों के आधार पर किया है। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1996 में, ऑप्शन बी वर्ष 1979 में, ऑप्शन सी वर्ष 2008 में, ऑप्शन डी वर्ष 2014 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1979 में बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की घोषणा की गई थी। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाई गई है और अच्छे प्रश्नों को सेलेक्ट करके टाइप किया गया है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाई गई है, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1935 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी टेंसले, ऑप्शन डी लिंडमैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंसले द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग वर्ष 1935 में किया गया था। और दोस्तों पारितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, जैव पारितंत्र तथा अजैव पारितंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों विद्यालय स्तर पर पहली बार पंजाब ने पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया था और इसके बाद उत्तराखंड में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए गंगा नहर, ऑप्शन बी सरहिंद नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी आगरा नहर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सर्वाधिक भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता है? ऑप्शन ए संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग, ऑप्शन बी पादपों की विविधता, ऑप्शन सी जंतुओं की विविधता, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। दोस्तों जैव विविधता में संपूर्ण जीवों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों अम्ल वर्षा से स्मारकों को सर्वाधिक क्षति होती है। अगला प्रश्न है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति एवं महिलाओं से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी और दोस्तों इस योजना में 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली से अहमदाबाद मार्ग, ऑप्शन बी नई दिल्ली से मुंबई मार्ग, ऑप्शन सी अहमदाबाद से मुंबई मार्ग, ऑप्शन डी पुणे से अहमदाबाद मार्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद गुजरात से मुंबई मार्ग पर भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों जैविक कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी डॉक्टर सुमन के बेरी, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुमन के बेरी को भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मानवदेव काव्य की रचना की थी? ऑप्शन ए भरत कवि, ऑप्शन बी मौलाराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी गोमानी कवि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत कवि ने मानवदेव काव्य की रचना की थी। और दोस्तों भरत कवि मानसा के दरबारी कवि रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं व वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए केवल निर्यात होता है, ऑप्शन बी बजट घाटा कम होता है, ऑप्शन सी केवल आयात होता है, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था वाले देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।